नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडवांस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। इस टॉपिक की तरफ को हम चलते हैं। तो देखिए, आव्यूह क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे कि क्या होता है, किस प्रकार इसका हम जो है प्रयोग करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, उपयोग क्या है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो इसका जो अर्थ आपका है कि आप जानते हैं कि वास्तविक जो आपका होता है अर्थात रियल अथवा सम्मिश्र जो कॉम्प्लेक्स क्षेत्र के लिए अंकों या उनके प्रतीकों के आयताकार जो अंकायत हम बनाते हैं, जिसे हम रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं, जिसे पंक्तियों अथवा स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, उसे आव्यूह कहते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि इस प्रकार जो है इसको जो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से आयताकार जो है उस बॉक्स के अंदर दिखाते हैं, जिसमें क्या होते हैं रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, ये रो और कॉलम क्या होते हैं इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस किस प्रकार ये महत्वपूर्ण होता है और किस तरह से इसको हम समझते हैं। तो देखिए, तो अगला जो हमारा इसमें जो है क्या है, इसकी परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा। तो आव्यूह आपका जो है, जो इसकी जो महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो क्या कह रही है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्ट कहते हैं। देखिए, तो ये क्या होता है कि जो हमारे जो आव्यूह की जो संख्याएं होती हैं या फलन होते हैं, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इन संख्याओं को या जो फलन होते हैं उनका आव्यूह के अवयव कहते हैं या प्रविष्टियां भी कहते हैं। हम जो आव्यूह के अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो आयताकार बॉक्स के अंदर जो होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, आव्यूह के फलन या आव्यूह के अवयव भी बोलेंगे हम उनको। ठीक है, तो उसके बाद जो हम इसको जो है उपयोग देखिए, इसके किस प्रकार कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, ये क्यों इतना जो है प्रसिद्ध है आव्यूह, तो उसके लिए जानते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि आव्यूह क्या होता है, देखिए संकेतन और संक्रियाओं के प्रयोग और इसका जो व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामों और में किया जाता है। और इसका प्रयोग जो होता है वाणिज्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और इसके अलावा जो आप बजट होता है यानी कि बजटिंग और विक्रय वेसन, और इसके अलावा जो है लागत आकलन और किसी के प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये अर्थात कह सकते हैं कि हमारा जो आव्यूह होता है ये बहुत ही आपका जो है इसके जो उपयोग हैं बहुत प्रकार से इसके उपयोग होते हैं। कुछ उपयोग मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें किस प्रकार इसके जो है आगे हम इसको ले जो इसका क्रम होता है वो किस प्रकार देखिए होता है, इसको जो हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पे क्या दे रखा है, इस तरह से आपको एक आयत जो है ये बड़े बॉक्स में देखिए यहाँ पे जो है बड़ा कोष्ठक ये लगा हुआ है और यहाँ से बड़ा कोष्ठक बंद है। इसके अंदर एक अंक लिखा हुआ है 15, 10 और 13, और ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 2 और 5। तो जो ये 15 और 6 है इसको हम क्या बोलते हैं, पहली पंक्ति बोलते हैं, अर्थात आप जानते हो इसको हम क्या बोलते हैं, रो। देखिए, इसको आप दोनों को ध्यान से समझते चलेंगे। तो इसमें क्या है, दूसरा जो हमारा 10 और 6 जब हम इस तरह से चलेंगे, अर्थात जब हम क्षैतिज अवस्था में चलेंगे तो वो दूसरी पंक्ति होगी, अर्थात ये सेकंड रो हो गया। तीसरा हम जब इसको चलेंगे देखिए 13 और 5 ये तीसरी पंक्ति होगी। देखिए, अर्थात ये रो कहलाएंगी। उसके बाद देखिए जो खड़ी है, देखिए इस तरह से अगर हम जहाँ पे ये हमारा जो है पॉइंटर घूम रहा है इसको गोला कर रहा हूँ, 15, 10 और 13 जो है ये पहला स्तंभ हो गया, अर्थात फर्स्ट कॉलम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ये पहला कॉलम हो गया हमारा। और ये आपका 6, 2 और 5 जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, दूसरा स्तंभ अर्थात सेकंड कॉलम जो होता है। इस प्रकार इनको लिखते हैं। और आप समझ गए होंगे किस प्रकार लिखते हैं कि दो बड़े आयताकार जो बॉक्स होते हैं उनके अंदर हम इनको रो और कॉलमों के क्रम में लिखते हैं। तो इस प्रकार जो है लिखने का जो क्रम होता है वो क्या कहलाता है, आपका आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए, इस क्रम में हम इनको लिखते हैं। देखिए, दूसरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की गई है। 15, 10 और आपका 13 है, ये पहली पंक्ति अर्थात फर्स्ट रो हो गई। और 6, 2 और 5 जो होता है ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई। और उसके बाद जो पहला स्तंभ हो गया देखिए 15 और 6, उसके बाद 10 और 2 दूसरा हो गया, और ये आपका 13 और 5 जो है तीसरा स्तंभ अर्थात थर्ड कॉलम हो गया। तो देखिए, अब जो ये रो और कॉलमों के रूप में लिखा जाता है, तो रो जो होता है इनको यानी कि रो और कॉलम, देखिए रो और कॉलम यानी कि आरसी के अगेंस्ट
अब ये आर क्या होता है, सी क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो रो जो होता है यानी कि इसको हम एम से व्यक्त करते हैं, और कॉलम जो होता है इसको हम क्या करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। एम और एन के रूप में इसको लिखा जाता है। अभी देखो आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एम और एन क्या है। तो इसको लिखने का प्रारूप आप समझ गए किस प्रकार इसको लिखते हैं। देखिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके कुछ हमने जो है एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा याद रखना आप कि आव्यूह जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा जो है क्या होता है, कैपिटल लेटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात इसको स्मॉल लेटर के द्वारा हम व्यक्त नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर आव्यूह का जो पहला जो लिखा गया, देखिए ए, ये कैपिटल लेटर में लिखा गया। यहाँ पर देखिए आप जानते हो इसमें ये पहला रो हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, अर्थात 3 रो हो गई। और इसमें इधर आपका क्या हो गया, 2 कॉलम हो गए। देखिए 1 -2 0 और 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया 5 अंडर जो है 5 और 6, यानी कि इस प्रकार ये दूसरा हो गया। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए दूसरा आपको लिखा है, देखिए आव्यूह का दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इसको भी आप समझ सकते हो। इसमें भी आपका क्या है, 3 रो है और 3 ही इसमें क्या है, कॉलम आपको दे रखे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, 3 ही रो और 3 ही कॉलम, अर्थात 3/3। जो इसको हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3/3। ये देखिए 3 रो और 3 कॉलम के क्रम में इस तरह से लिखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका आव्यूह का जो हमारे आव्यूह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कोटि बोलते हैं उनको। ठीक है। तो आगे देखेंगे जो तीसरा जो है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है बड़े अक्षर में, और उसके बाद इसमें आपके 1 रो और ये दूसरा रो दिया गया है, और इसमें 3 आपके कॉलम है। ठीक है। तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखें तो आव्यूह की जो कोटि होती है, देखिए अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो ये कोटि होती है आव्यूह की, वो क्या कहलाती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि एम पंक्तियां, देखिए जो पंक्तियां होती हैं उनको एम बोलते हैं। ठीक है। और एन स्तंभ, जो स्तंभ होते हैं उनको एन बोलते हैं। हमेशा आप याद रखेंगे कि पंक्तियां हम क्या, आपकी जो रो होती है उनको एम से व्यक्त किया जाता है, और जो कॉलम होते हैं उनको एन से व्यक्त किया जाता है। वाले किसी भी आव्यूह को अगर हम एम और एन इस तरह से लिखते हैं, इस ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो ये क्या कहलाता है, आव्यूह। अथवा आव्यूह इसको क्या बोलेंगे, आव्यूह की कोटि, अथवा एम एन का आव्यूह भी इसको हम बोल सकते हैं। यानी कि आव्यूह की कोटि अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या करोगे, रो और कॉलमों को इस तरह से दिखा दोगे, अर्थात एम और एन के रूप में दिखाओगे, तो वो क्या कहलाएंगे, आव्यूह की जो होगी वो कोटि होगी। ठीक है। अर्थात ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए अब इसके लिए देखिए इसका जो एम एन का जो आव्यूह का जो आपका आयताकार जो विन्यास का क्रम होता है, वो इस प्रकार हम उसको लिखते हैं। देखिए किस प्रकार लिखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी कि जो इसका जो क्रम विन्यास जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि हम इसको सबसे पहले हम पहले वाले को A11, दूसरे वाले को हम A12, A13, इसी क्रम में आगे को चलता है। ठीक है। A12, A13, A14, A15 ऐसे करके, ऐसे दूसरे वाले में हम A21, A22, A23 ऐसे करके हम इसको आगे को लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपका जो है इस तरह से आगे को ये जो क्रम होता है इस तरह से चलता रहता है। 11 के बाद यहाँ 31 आएगा, और हमेशा ध्यान रखना कि इसके और इसके बीच में हमेशा जो है 10 का अंतर होगा, इसके और इसके बीच में भी 10 का अंतर होगा। देखिए रो और जो आप ऐसे चलोगे तो 1-1 का अंतर, देखिए यानी कि 11 में 1 जोड़ो 12, 12 में 1 जोड़ो 13, 13 में 1 जोड़ो ये वाला हो जाएगा 14, ऐसे करके हम चलेंगे तो 1-1 का अंतर इनके बीच में, अर्थात रो के क्रम में 1 का, और कॉलमों के नीचे को अगर हम चलेंगे तो 10 का। और इसमें दूसरा क्या है कि इसको हम जो देखिए यहाँ पे आव्यूह के आपको कोटि दिया है m गुणा n, अर्थात हम इसमें गिन लेंगे भी रो कितने हैं। देखिए यहाँ पे जो है 1 रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, यानी कि 4 तो रो हो गया। और कॉलम देखेंगे आप, 1 कॉलम, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो 4 गुणा 5, यानी कि जो इसका जो हम कोटि निरूपण करेंगे तो ये क्या हो गया, 4 गुणा 5। इस प्रकार इसको आयताकार क्रम में लिखा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो A11 होता है, देखिए A11 का जो पहला मान होता है, ये आगे भी आपको जो न्यूमेरिकल में कराऊंगा उसमें मदद करेगा। जो पहला 11 होता है, यानी कि I का जो ये 1 होता है, इसको हम क्या करते हैं, यानी कि इसमें I बराबर हो जाएगा 1 और J बराबर भी हो जाएगा इसमें 1। देखिए अब इसको लिखने का जो क्रम होता है, यहाँ पर होगा 1, तो इसको लिखने का जो क्रम होता है वो होता है A स्मॉल I स्मॉल का J। ये देखिए AIJ के रूप में हम इसको लिखते हैं, यानी कि AIJ के रूप में इस प्रकार हम इसको लिखने का यहाँ पर क्रम देते हैं। ठीक है नी, ये समझ लेना इसको।
तो यानी कि ए आई जे के रूप में जब हम इसको दिखाते हैं तो आई का मान इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो आई का मान होता है ये है 1 और जे का मान भी होता है 1। अभी आगे जब न्यूमेरिकल आपको समझ करवाएंगे तो ये आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार आव्यूह की कोटि होती है। तो चलते हैं हम अगले उसके क्रम देखें। तो आव्यूह सब, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होता है आव्यूह के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये देखिए यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के हमने यहाँ पे बताए हैं कि सबसे पहला हमारा स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स, उसके बाद तीसरा हमारा वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, अदिश स्कॉलर मैट्रिक्स और सदिश वेक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद शून्य अर्थात जीरो मैट्रिक्स। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो है आव्यूह के प्रकार होते हैं। तो इन प्रकारों को समझने के लिए सबसे पहले हम इनकी परिभाषाओं की तरफ को चलते हैं कि यह वास्तव में इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम स्तंभ आव्यूह अर्थात कॉलम मैट्रिक्स की तरफ को चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आव्यूह अर्थात स्तंभ आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है? जब उसमें केवल एक स्तंभ होता है अर्थात एक ही कॉलम होना चाहिए। तो देखिए परिभाषा इनकी याद करना बहुत आसान होता है, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें एक कॉलम होगा यानी कि एक स्तंभ होगा। अगर इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो इस प्रकार देखिए इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको आव्यूह लिखा गया है कैपिटल में और इसमें देखिए एक ही कॉलम है। ये कॉलम कितना है? इसमें एक है। देखिए यानी कि कॉलम की संख्या इसमें क्या होगी? एक। देखिए पूरा यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो यानी कि ये स्तंभ आव्यूह हो गया। देखिए उसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा जो परिभाषा है वो है पंक्ति आव्यूह अर्थात रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा? देखिए नाम से स्पष्ट है, रो का मतलब क्या हो गया? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो? एक पंक्ति हो। देखिए एक पंक्ति का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा? केवल एक रो होगी। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है बी और यहाँ पर देखिए पूरा आपका एक रो में दिया गया, 1 गुणा 4 भी बोल सकते हैं हम इसको। और जो ऊपर दिया था इसको हम क्या बोल सकते हैं? 4 गुणा 1। ये देखिए अर्थात जो हमेशा जो हमारा कॉलम होता है वो पीछे लिखा जाता है, ये कॉलम हो गया अर्थात पंक्ति, और रो जो होता है वो आगे लिखा जाता है। हमेशा इसको याद रखेंगे आप। उसके बाद देखिए तीसरा हम चलते हैं वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थात क्या होता है? देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, यानी कि देखिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है? समान होती है। देखिए अर्थात अगर 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, तो वर्ग होगा। ठीक है, आप जानते हो कि वर्ग क्या होता है? जिसकी जो है लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है वो वर्ग कहलाता है। तो यहाँ भी स्पष्ट होता है कि आपका क्या होता है कि जब रो और कॉलमों की संख्या आपकी बराबर हो तो वो क्या कहलाएगी? कहलाएगा आपका वर्ग आव्यूह। आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपका देखिए एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो और 3 ही यहाँ पर कॉलम है। देखिए ये देखिए तो यानी कि 3 इंटू 3। ये देखिए इसका जो हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 इंटू 3 अर्थात 3 गुणा 3 का क्या है? वर्ग आव्यूह है। यानी कि रो की संख्या किसके बराबर है? कॉलमों की संख्या के बराबर है। अर्थात रो कितनी है? रो की संख्या बराबर कॉलमों की संख्या। रो है 3 और कॉलम भी आपके क्या है? 3 है। तो अर्थात क्या हो गया? ये हो गया आपका वर्ग आव्यूह। देखिए अर्थात स्पष्ट हो गया कि परिभाषा से वर्ग आव्यूह किस प्रकार यहाँ पे आपकी परिभाषा क्या होती है। देखिए उसके बाद अगले उसमें चलेंगे हम विकर्ण अर्थात डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसको हम समझते हैं। देखिए तो एक जो वर्ग आव्यूह होता है वो आपका विकर्ण आव्यूह भी हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है? देखिए यानी कि विकर्ण आव्यूह के जो हमारे जो विकर्ण के अलावा जो विकर्ण होता है, आप जानते हो विकर्ण किस प्रकार का होता है। देखिए तो इसको समझने के लिए जब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव जो होते हैं वो शून्य होते हैं। देखिए और इस प्रकार का जो आव्यूह होता है जिसमें बी आई जे एम गुणा एन, ठीक है, एम गुणा एन या एम एम वर्ग जो है विकर्ण आव्यूह कहलाता है, जिसमें क्या होना चाहिए? बी आई जे 0 और आई डज नॉट जो है जी। तो इस प्रकार देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है अर्थात इसमें केवल एक ही आव्यूह है, अर्थात एक ही इसमें अवयव लिखा हुआ है आव्यूह में, तो ये क्या हो गया? विकर्ण आव्यूह हो गया। इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए ध्यान से। देखिए तो यहाँ पर आप ये देखिए ये जो इस तरह से जब 0 और 0 है ये विकर्ण हो गया और ये 1 और 2 ये भी विकर्ण होता है। तो विकर्ण के अलावा देखिए शेष अवयव शून्य है। तो यहाँ पर देखिए ये वाले को इन्होंने लिया गया है। देखिए यहाँ पर -1 और 2 लिया गया है, बाकी अवयव शून्य हो गए। तो यानी कि क्या हो गया? ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसको इस दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए ये विकर्ण हो गया।
ठीक है, डायगोनल। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाकी सब अवयव शून्य है। देखिए ये शून्य, ये शून्य, ये वाला शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य। देखिए केवल आपका जो विकर्ण है उसी में आपके जो है क्या दे रखे हैं, अवयव दे रखे हैं, बाकी शेष आपके क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार का जहाँ भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा तो आप जो है समझ जाओगे कि क्या है, ये विकर्ण अवयव है। और विकर्ण अवयव की यही खूबी होती है कि वो क्या होता है कि जो प्रत्येक जो विकर्ण अवयव होता है वो वर्ग अवयव होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 गुणा 2, यहाँ पर 3/3 और यहाँ पर आपका 1/1, यानी कि एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो ये भी आपका क्या हो गया, विकर्ण अवयव हो गया। देखिए उसके बाद हम आगे चलेंगे अदिश अवयव। अदिश अवयव का आप जानते हैं कि क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है कि विकर्ण अवयव एक क्या होता है, जो विकर्ण अवयव होता है वो अदिश अवयव भी कहलाता है। कब कहलाता है, जब इसके विकर्ण के अवयव समान हो। देखिए सब के सब अवयव आपके अगर समान हो, जैसे यहाँ पे देखिए विकर्ण, ऊपर हम एग्जाम्पल पर चलते हैं, यहाँ माइनस का 1.1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था। देखिए अलग अलग है, तो ये तो शुद्ध रूप से विकर्ण अवयव हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हम चलेंगे। देखिए पहला तो आप समझ गए, क्योंकि 1/1 का है, तो इसमें तो आप वैसे स्पष्ट रूप से समझ जाओगे कि एक ही जैसा अवयव है। दूसरा देखिए यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे -1 है तो यहाँ भी -1 है। देखिए सेम है, यहाँ पे देखिए -1 और 2 था ऊपर बी वाले में, तो यहाँ बी वाले में देखिए -1 और -1 है। तो यानी कि विकर्ण के अवयव जो है यहाँ पे समान होंगे, ये भी एक शर्त है इसमें। ये नहीं कि आपका जो है ऊपर वाला -1 और नीचे यहाँ पे 2 था तो ये भी विकर्ण अवयव था, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये शर्त नहीं थी। तो यहाँ पे जो है जो अदिश होगा, जो अदिश अवयव होगा उसमें क्या होंगे, आपके जो विकर्ण अवयव तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें क्या होंगे, उसके जो विकर्ण के अवयव होंगे वो भी समान होंगे। देखिए अगर हम 3/3 के रूप में देखें तो √3 √3 और √3। देखिए शेष अवयव शून्य होंगे, ऊपर परिभाषा में आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ को। तो अगला है हमारा तत्समक, अर्थात इसे हम इकाई अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अर्थात एक जो वर्ग अवयव होता है इसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। देखिए ये इसकी जो है तत्समक की हमेशा आप याद रखना कि तत्समक शब्द जहाँ पर आ जाए, इकाई शब्द जहाँ पर आ जाए या आइडेंटिटी में शब्द जहाँ पर आ जाए, तो विकर्ण अवयव के सभी अवयव एक होंगे और वो वर्ग अवयव भी होगा। वर्ग अवयव भी होगा, देखिए वर्ग अवयव है, उसके विकर्ण के सभी अवयव एक होंगे और अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। देखिए तो ये इसकी खूबी है। देखिए इनमें तीनों बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना आपने कि पहला जो हमने आपको बताया था विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव में आपने देखा कि क्या होता है, विकर्ण के अवयव के अलावा शेष सब शून्य होंगे, विकर्ण कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा, उसके बाद आपने देखा अभी अदिश। तो अदिश में आपने देखा कि क्या है, विकर्ण के अवयव सेम एक ही समान होंगे, अलग नहीं होंगे वो। अर्थात ऊपर अगर 1 है तो नीचे भी 1 होगा और 1 1 1 1 1 करके ऐसे चलेंगे जो एग्जाम्पल के बाद। लेकिन यहाँ तत्समक जो आपको बता रहा हूँ, तत्समक में क्या कह रहा है कि वर्ग अवयव होगा, विकर्ण के अवयव में केवल अवयव जो होगा वो 1 होगा और शेष अवयव शून्य होंगे। यहाँ पे अंक दे दिया, फिक्स अंक है 1, तो देखिए वो आपका तत्समक अवयव कहलाएगा। देखिए यहाँ पे पहला वाला जो है 1 हो गया, देखिए तो 1 गुणा 1 का आ गया 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ भी 1 है। देखिए 1 के अलावा दूसरा अंक यहाँ पर होगा नहीं, अर्थात ये भी तत्समक अर्थात इकाई अवयव। यहाँ पे देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और विकर्ण के अलावा सारे अवयव क्या है आपके शून्य है। तो इस प्रकार का जो आपका अवयव होगा वो क्या कहलाएगा, तत्समक, इकाई या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है शून्य अवयव। देखिए जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है। देखिए इसको हम शून्य अवयव या रिक्त अवयव भी कहते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि रिक्त अवयव क्या है, तो वही चीज है। अर्थात ऐसा अवयव जो क्या है, एक अवयव जो होता है जिसमें शून्य अवयव भी होगा या रिक्त अवयव होगा, कब, जब उसके सभी अवयव शून्य होते हैं। देखिए परिभाषा से यहाँ पे स्पष्ट है कि अगर आपके सारे अवयव शून्य हैं तो आपका वो अवयव कहलाएगा शून्य अवयव अर्थात जीरो मैट्रिक्स। देखिए तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है 1 गुणा 1 कोटि का, तो उसमें आपका 0 लिखा हुआ है, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो 0 है, उसके अलावा कोई अवयव भी यहाँ पे नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आपके सारे के सारे अवयव इसमें क्या है, शून्य है, अर्थात 2/2 का हो गए। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो ये 2/3 का है, इसमें भी आपके क्या हो गए 0 और सारे अवयव शून्य है। देखिए
अर्थात शून्य के अलावा कोई भी अंक नहीं होगा। ये आपका इस प्रकार एक और है 0 0, इस प्रकार के भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए उसके बाद हमारा क्या है सदिश अर्थात वेक्टर मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है देखिए, इसमें केवल एक पंक्ति या तो एक पंक्ति होगी या एक स्तंभ हो, वह आपका सदिश अवयव कहलाता है। सिंपल चीजें होंगी, यानी कि वही चीजें हैं आपका जो है, जैसे हमने पीछे भी ये परिभाषा के माध्यम से बताया था, जैसे कि क्या है ये आगे देखिए एक ही आपका क्या है, एक ही पंक्ति होगी इसके अंदर, पंक्ति भी मान सकते हो उसको आप, स्तंभ भी मान सकते हो, एक ही है। दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे, देखिए यहाँ पर क्या है एक ही पंक्ति है, देखिए इसको हम सीधा कॉलम के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि 1 2 और 3 जो है कॉलम के रूप में है, इस प्रकार, ठीक है। तो अगली पर आप देखिए हम आगे तो अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा आपकी जो है ये जो महत्वपूर्ण थी वो समाप्त। तो आगे क्या कह रहा है देखिए, आप की जो समानता होती है उसको हम कैसे समझेंगे, अर्थात जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है वो किस प्रकार होती है। देखिए तो ये कह रहा है कि दो आव्यूह जो है आपके समान कहलाते हैं कब, देखिए जहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आगे देखिए AIJ और BIJ, IJ और IJ मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा जो गुणांक होता है, जैसे हमारा जो पहला आव्यूह का जो कोटि था ये 11, तो पहले वाले को हम बोलते हैं I और दूसरे वाले को हम बोलते हैं J। तो AIJ जो है ये होता है, ठीक है। AIJ और बराबर BIJ इस प्रकार समान होते हैं कब, जब क्या होता है, जब उनकी कोटियां समान होती हैं। देखिए आप कोटि जानते हो, कोटि का मतलब जो है m गुणा n जो होगा यदि समान हो, ये कब समान होगा, जब m का मान भी जैसे क्या हो 2 हो और n का मान भी 2 हो, अर्थात 2/2 अर्थात 2 ही रो 2 ही कॉलम, 3/3 ये देखिए 3 गुणा 3 अर्थात 3/3 ये हो गया। इसी प्रकार 4/4 1 गुणा 1 के लिए भी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है यह आव्यूह की जो समानता होती है, इस प्रकार ये पहला नियम फॉलो करती है, अर्थात जब उनकी कोटियां समान हो जाती हैं। दूसरा देखिए ए का प्रत्येक अवयव, देखिए ए का जो प्रत्येक अवयव आपको दे रखा है वो बी के संगत अवयव के समान हो। जो भी ए में कोई भी अवयव दे रखा होगा उसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ए में मान लो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 2 और जैसे मान लो यहाँ पर 3 दे रखा है सपोज थोड़ी देर के लिए। आप इधर जब इसको बी में अगर जो बी बराबर देखोगे तो यहाँ भी क्या होगा 2 और 3 होगा। देखिए जैसे सपोज करो ये पहला अवयव 2 है तो यहाँ पर बी में ये पहला अवयव भी 2 होगा। यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे 3 है तो यहाँ पर भी दूसरा अवयव क्या है 3 है। इस प्रकार जहाँ पर होगा कि ए का जो प्रत्येक अवयव होगा, और ए का मतलब हो गया जो पहला वाला जो है ये ए है और ये दूसरा वाला जो है ये बी है, ये देखिए, और इनको कैपिटल में लिखते हैं। तो जब ए के अवयव बी के संगत अवयव के समान हो तब भी आव्यूह की समानता होती है, आव्यूह के अवयव समान कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए यहाँ पर दे रखा है, जब हम a बराबर b लिखते हैं तो a बराबर b कब लिखते हैं, जब दो आव्यूह देखिए जैसे AIJ m गुणा n और तथा दूसरा जो होता है हमारा BIJ m गुणा n जो है वो सम आव्यूह कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, देखिए सम आव्यूह कब कहलाएंगे, जब हमारा इस क्रम में होगा। देखिए अर्थात देखिए यहाँ पर देखिए जो हमने एग्जाम्पल लिखा, देखिए A11 B11 के बराबर हो जाएगा, A12 B12 के बराबर हो जाएगा, A21 B21 के बराबर, A22 B22 के बराबर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिखते हैं कि A बराबर आपका क्या हो जाएगा B, ये देखिए हम इसको इस प्रकार लिख देते हैं। और इसको देखो लिखने का एक क्रम इस तरह से भी है, देखिए ये मैंने पहले भी आपको वहाँ पे बोल दिया। तो यानी कि A का जो A11 B11 के बराबर और B11 जो A12 है वो B12 के बराबर, ये देखिए, और इस तरह से ये A21 B21 के बराबर, ये देखिए, और ये A22 B22 के बराबर, इस क्रम में इसको लिख के समझाया जाता है। और इस तरह से आप इनको लिखते हो, इस तरह से इनको लिख के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये न्यूमेरिकल की तरफ को चलते हैं। तो इन न्यूमेरिकल को हम जब समझेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए तो यहाँ पर कह रहा है कि एक आव्यूह आपको दे रखा है कैपिटल A बराबर, आपको इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए हम पहले रो के रूप में पढ़ते हैं, 2 5 19 और -7 और 35 -2 और 5/2 12 और √3 1 और 5 माइनस का और 17 के लिए देखो आपने ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आव्यूह की कोटि। देखिए पहला आप जानते हो कि कोटि का मतलब क्या होता है, रो और कॉलमों की गुणा। तो जो इसका जो फर्स्ट का जो आंसर होगा, देखिए आप जानते हो कि जो पहले वाले का आंसर होगा वो क्या है, इसको आपने लिखना है m गुणा n। तो m क्या है, देखो जी m है आपका रो, आप जानते हो कि रो कितने हैं, देखिए तो इसमें एक रो दूसरा रो तीसरा रो, अर्थात रो हो गए 3, ये देखिए। और उसके बाद कॉलम गिन लो जी,
नीचे को देखें 2 35 √3 1, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो गुणा हो गया 4, यानी कि 3 गुणा 4। तो जो इसकी कोटि होगी देखिए वो होगी आपकी 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कोटि होगी इसके, अर्थात आपसे कोटि पूछी उन्होंने तो 3 गुणा 4, यानी कि 3 गुणा 4 कोटि का आव्यूह है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आप अवयवों की संख्या देखिए, हमेशा याद रखना कि अवयवों की संख्या जो निकलती है वो क्या निकलती है, कोटियों की आपस में गुणा कर लो। जो आपके जो कोटि का मान है, जैसे 3 गुणा 4 था, देखिए इसका जो सेकंड का जो आंसर होगा, ध्यान से इसको समझ लीजिए। तो अवयवों की संख्या कह रहा है सेकंड, तो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, m गुणा n, m गुणा n कर लीजिए। तो m गुणा n का मतलब हो गया 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 और 4 तिया कितना होता है जी 12। देखिए इसके जो टोटल जो अवयव होंगे 12 होंगे। अगर आप इस तरह से देखो सूत्र से निकालते हो तो ऐसा आएगा, वैसे भी आप गिन सकते हो। देखिए 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 4 तिया 12। देखिए यानी कि जो इसके अवयव हो गए वो 12 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि A11 नहीं सॉरी आपका क्या कह रहा है, A13 A21 A33 A24 और A23 आपने निकालना। तो इनको निकालने के लिए देखिए इसके बराबर में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो मैं एक इसका क्या करूँगा कोटि लिखूंगा। देखिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर देखिए A11, यहाँ पर लिखा मैंने A12, उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं A13, ठीक है, और A14, यानी कि 4 4 का है तो A14 करके लिखूंगा। ये देखिए अब उसके बाद दूसरा मैं यहाँ पर लिखूंगा A21, आपने मैंने पहले ही बताया था 10 10 के अंतर में लिखते हैं। यहाँ पर हो गया A22 और यहाँ हो जाएगा A23, यहाँ पर हम लिखेंगे 23 और यहाँ लिख देंगे हम A24। ये देखिए ये हमने लिखा। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 31 और यहाँ पर लिखेंगे हम A32, 31 के बाद 32, यहाँ पर लिखेंगे हम A33 और ये हो गया आपका A34। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा 34। ये देखिए अब हमेशा इसमें ध्यान रखना जो A11 की जो वैल्यू होती है देखिए वो ये होती है ये वाली वैल्यू। उसके बाद A12 की जो वैल्यू होती है देखिए वो हो गया हमारी ये, इसी क्रम में इसको हम लिखते हैं। देखिए ठीक है, जो हमने अभी आपको पीछे ही बताया था कि इसको व्यापक रूप में हम इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से देखिए आप देखिए A13 का मान हो गया 19, ये देखिए A13 का मान 19, A14 का मान कितना हो गया -7। देखिए यहाँ पे इसने पूछा था A13, तो A13 की जो वैल्यू निकल के आएगी देखिए A11 12 13 अर्थात तीसरा, तो यानी क्या हो गया A13 की वैल्यू 19 हो गई। देखिए यहाँ पे तीसरा आप लिखोगे, यहाँ पे A13 जो हो गया वो क्या हो गया 19 हो गया। देखिए A13 सीधा सीधा 19, इतना बिल्कुल इसको आसान है। अब देखिए 14 आप जानते हो -7, उसके बाद A21 देखिए A21 का जो मान होगा वो क्या होगा 35। ये देखिए इससे हम तुलना करेंगे, इसके अवयवों की इसके अवयवों से तुलना करेंगे तो A जो दूसरा मान है देखिए A21, तो A21 की जो वैल्यू आगे निकल के आ गई, यहाँ पे क्या आ गया वो आ गया 35। ये देखिए उसके बाद A33 देखिए 21 के बाद देखिए A33 ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है इसमें 33 निकालने से पहले A24 निकालते हैं। देखिए A24 का मतलब हो गया ये लास्ट वाला, तो इसका लास्ट ही इसका लास्ट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 12। तो A24 का मान कितना आ गया यहाँ पे 12। ये देखिए A24 का मान हो गया यहाँ पे 12। ये देखिए A24 का मान हो गया 12। उसके बाद क्या है A23 उससे आगे है, तो ये है A23 का मान हो गया 5/2, यानी कि A23 का मान आपका यहाँ पर लिखेंगे हम A23। ये देखिए A23 जो आपका हो गया वो हो गया 5/2। ये देखिए 5/2 हो गया। उसके बाद देखिए A23 भी हमने निकाल दिया, A23 निकल गया, A21 निकल गया। अब A33 बचा। A33 देखो मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो नीचे की लाइन में है। तो यहाँ पर देखिए A31 ये हो गया, उसके बाद A32 1 हो गया। ये देखिए A33 माइनस का क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि A33 का मान कितना हो गया A33। देखिए यहाँ पर जो A33 निकल के आया वो आ गया -5। ये देखिए अर्थात देखिए कोई भी आपसे अवयव पूछा गया हो तो इस प्रकार जो आपने क्या करना है, अगर आपका 3/3 होता तो यहाँ पर हम 11 12 13 लिख के यहीं से इसको नीचे को बंद कर देते। कि यहाँ पर हमने देखा कि भाई रो में जो हमारे कितने हैं अंक दे रखे हैं, पहले वाले में 1 2 3 4 अंक दे रखे, तो हमने 11 12 13 14 करके लिख दिया। फिर नीचे इस तरह से यहाँ देखा कि 3 अंक है तो हमने 31 तक ऐसे नीचे को लिखा। ठीक है 31 32 33 34। तो देखो कहने का मतलब है कि ये देखिए 4 है। देखिए 4 हमारे पास क्या हो गए 1 2 3 और 4 हमारे पास क्या हो गए कॉलम,
और 4 ही क्या 3 क्या हो गए इसमें रो हो गए। तो इसी प्रकार 3 गुणा 4 अर्थात 12 के क्रम में हमने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2/2 अवयव का आपने एक रचना करनी है जिसमें a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके जो है अवयव जो है इस क्रम में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आप इसी विधि से करोगे। देखिए तो जैसा पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है aij। देखिए तो हमें क्या करना है कि जितने बाय जितने का पूछा हो तो पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका व्यापक यहाँ पर हम लिख लेंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना जो हमारे पास कोई जो कैपिटल A है वो क्या है। देखिए इसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। देखिए हमने यहाँ पर लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा A11 और A यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए A11 A12 यहाँ पर हमने लिखा A12। हर ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार करना है क्योंकि 2/2 का पूछा है आपसे। यहाँ पर हो गया A21, ये देखिए A21 और यहाँ हो गया आपका A22। ये देखिए हमने क्या करना है 2/2 का लिख दिया। कितने बाय कितने का लिख दिया, देखो 2 रो है और 2 ही क्या है कॉलम है, 2 ही रो और 2 ही क्या है कॉलम है। यहाँ पे देखिए 2/2 का है। अब देखिए इसमें क्या है, पहला जो हमारे जो गुणांक निकालना है, देखिए 11 सबसे पहले हमें 11 का मान निकालना है। 11 का मतलब हो गया 11 बराबर हो गया A I और J। ये देखिए A I J, ये I है ये J है। तो A I J का मान देखिए, I का मान मैंने आपको पहले ही बोला था, I का मान जो है इस I का मान जो है ये पहला वाला मान होता है ये वाला, और इस J का मान जो होता है ये दूसरा वाला मान होता है। ये ध्यान रखना। पहले एक क्वेश्चन जब आप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। यहाँ पर मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। तो I बराबर यहाँ पर हो गया 1, J बराबर हो गया 1। तो A I J बराबर देखिए यहाँ पर सूत्र आपको देगा, इस सूत्र को लिखना है आपने, इस सूत्र को यहाँ लिखना है। क्या लिखना है जी, देखिए ब्रैकेट लगाएंगे I, यह I और प्लस यहाँ पर हो गया J और की घात 2 और बट्टे आपको दे रखा है 2। ये देखिए इसमें हम मान रखेंगे। तो I का मान देखिए मैंने बोला कि I का मान ये होता है, इसी में ये 1 है, ब्रैकेट लगाएंगे हम 1 प्लस, और J का मान जी देखो J का मान यहाँ पे क्या दे रखा है 1 है क्योंकि 11 है, बट्टे और इसकी घात है 2 और बट्टे है 2। देखिए 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाता है जी 2 हो जाता है, और घात हो गई उसकी 2। ये देखिए बट्टे नीचे क्या है 2। अब 2 का वर्ग आप जानते हो 2 दूनी क्या होता है 4, और 4/2, 4/2 को हम क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। देखिए तो यानी कि पहला मान हमारा आ गया 2। उसके बाद देखिए हम इसी प्रकार क्या निकालेंगे A12 निकालेंगे। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे A12। ये देखिए A12 में आप देखिए A I J, I का मान कितना हो गया, देखिए सीधा सीधा 1 और J का मान क्या हो गया 2 इसमें। अब इस सूत्र में हम मान लिख देंगे। देखिए सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा रखा है, अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधा हम लिख देंगे। I का मान हो गया 1 और J का मान हो गया यहाँ पर 2 और का वर्ग हो गया सीधा। तो यानी बट्टे कितना है इसमें 2 है, तो यानी कितना हो गया 2 और 1 3, 3 ये 3 का वर्ग बट्टे 2, 3 क्या 9 और 9/2 ये ऐसे ही रहेगा, ये कटेगा नहीं। उसके बाद हम ये दोनों निकाल के देखिए, पहला A11 भी निकल गया, A12 में निकल गया। अब हमें निकालना है A21, और A21 में देखिए A21, ये देखिए A21 निकालते तो इसमें I का मान हो गया 2 और J का मान यहाँ पर क्या हो गया 1। तो इसमें हम सीधा मान रखते हैं 2 + 1। ये देखिए I का मान कितना था 2 था और J का मान कितना था 1 था। ठीक है, तो देखिए I का मान हमने यहाँ पर रखा 2 और J का मान हमने रखा 1, घात थी यहाँ पर 2। किस सूत्र में रख रहे हैं आप जानते हो, पहले वाली जो सूत्र है ये वाला, इस पहले वाले सूत्र में रख के हम मान और फिर इसको हल कर रहे हैं। तो सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ऊपर जो हमने हल किया ये। ठीक है, तो बट्टे कितना हो गया है 2, 2 और 1 3। ये देखिए 3 बट्टे क्या हो गया है 2, 3/2, 3 की घात यहाँ पे है 2, 3 क्या 9, ये क्या हो गया 3 क्या 9, बट्टे क्या हो गया है 2। तो 9/2 ये भी ऐसी रहेगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है A22। देखिए A22 में I भी 2 और J भी 2 होगा। देखिए इसको मैं यहीं पर निकाल देता हूँ। तो यानी कि क्या हो गया A22। देखिए A22 हमने जब निकाला तो यानी क्या हो गया 2 + 2। देखिए इसमें मान रखेंगे 2 + 2 की घात
दो, 2 + 2 की घात 2/2, और 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया यहाँ पर, 2 की घात 2 का मतलब हो गया, सीधा सीधा हम आएंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 2 + 2 4, 4 का क्या है वर्ग है, 4 का वर्ग/2। देखिए 2 यहाँ पे क्या है, इस सूत्र में हमने मान रखा है, देखिए इस वाले में। तो देखिए आई का मान था 2 तो रख दिया, प्लस की जगह प्लस, जे की जगह 2/2, तो 2 + 2 4, 4 का वर्ग/2, 4 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 4 × 16, 16/2, और 16/2 आप जानते हो क्या होता है, 16/2 का मतलब 8। ये देखिए 2×8 = 16। आप देखिए यहाँ पे जो बन गया है 2/2 आप का जो आंसर आएगा, इसमें हम मान रख देंगे। देखिए 1/11 की जो वैल्यू आई वो क्या आई यहाँ पे, 1/11 की जो वैल्यू आई थी यहाँ पे आई थी 2। ये देखिए पहला मान आ गया 2, 1/11 की जगह मान रखना, पहले इसको पूरा ऐसे ही लिखना आपने, फिर उसकी जगह पे क्या करना है, मान रख देना है। A12 का मान कितना है, 9/2। ये देखिए यहाँ पे A12 का मान आ गया 9/2। ये देखिए 9/2। फिर A21 का मान भी यहाँ पे क्या आ गया, 9/2 आ गया, 9/2। उसके बाद फिर क्या आ गया जी, ये आ गया आपका A22 का मान आ गया 8। ये देखिए यहाँ पर आ गया आपका मान 8, यानी कि जो आप बन के आया 2/2 का वो आ गया 2, 9/2, फिर 9/2 8, अर्थात 2/2 का जो मान है, यानी कि 1/11 का मान हमने यहाँ रखा तो 2 आ गया, A22 का मान, A12 का मान रखा 9/2 आ गया, A21 का मान रखा 9/2 आ गया, A22 का मान रखा 8 आ गया। इस प्रकार जो है क्या हो गया, 2/2 कोटि का जो है हमारा क्या निकल गया, एक आव्यूह हमारे पास आ गया, जो ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ये देखिए ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, देखिए यहाँ पे एक दूसरा वाला भी और बता देता हूँ मैं, तीसरा वाला सेम इसी प्रकार का है, तीसरा वाले को आप करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखेंगे, तो हम यहाँ पर चलते हैं। देखिए अब ये जो दूसरा यहाँ पर दे रखा 2/2 का, आप जानते हो 2/2 का वही लिखेंगे हम भैया, माना 2/2 का जो है हमारा आव्यूह होता है वो A बराबर क्या होगा, 1/11 और A12, ये देखिए A21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A22। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा मान लिखेंगे। देखिए AIJ, तो हम जानते हैं आई, अब आप समझ गए होंगे, आई का मान है यहाँ पे 1 और जे का मान यहाँ पे 1, इसमें आई का मान जो है 1, जे का मान 2, इस प्रकार इसमें मान रखते जाना है। तो पहला मान निकालेंगे हम 1/11 के लिए, तो 1/11 के लिए क्या हो जाएगा, 1/11 बराबर AI और J। ये देखिए AIJ का मतलब क्या हो गया, I/J है, I/J इसका सूत्र है। तो I का मान यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से समझेंगे। I का मान देखिए मैंने पहले बताया था, पहला वाला जो मान होता है I का होता है, दूसरा मान जो होता है वो J का होता है। तो I का मान हो गया यहाँ पे 1/1, 1/1 का मतलब हो गया यहाँ पे 1। ये देखिए पहला आ गया। दूसरा हम निकालेंगे यहाँ पे भैया A12। देखिए A12 में देखिए I का मान कितना हो गया यहाँ पे, सीधा सीधा इस सूत्र में हम मान रखेंगे। देखिए A12 बराबर AIJ। ये देखिए AI, ये हो गया I और ये हो गया आपका, ये हो गया J। ये देखिए AIJ, तो AIJ बराबर I का मान हो गया यहाँ पर 1 और J का मान कितना हो गया, इस सूत्र में मान रखने। देखिए IG, तो AIJ का मतलब हो गया क्या हो गया 1/2। ये देखिए A12 का मान आ गया। अब यहाँ पर हम A21 का मान देखते हैं। देखिए A21, तो A21 में क्या होगा, देखिए जी यहाँ हो जाएगा AI और ये हो गया J, AIJ बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम I/J। I का मान देखिए क्या है यहाँ पर 2 है, I का मान हो गया 2, पहला वाला मान, दूसरा मान है ये वाला J का मान। देखिए I का मान 2 और J का मान यहाँ पर 1, तो यहाँ पर J का मान हो गया 1। 2/1 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद हम दूसरा वाले को हल करते हैं। A22, देखिए इसमें सूत्र नहीं लगाऊंगा, इसको डायरेक्ट करूँगा। तो A22 बराबर हो गया AIJ, AI और ये हो गया आपका J, AIJ बराबर कितना हो गया जी, यहाँ पर हम मान रखेंगे इसी में AI/J। तो यहाँ पर I का मान भी 2 और J का मान भी 2, तो क्या हो गया 2/2। 2/2 का मतलब आप जानते हो 1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप 2 × 2 कोटि का आव्यूह। देखिए 2 × 2 कोटि का आव्यूह। ये देखिए कोटि का आव्यूह, कोटि का आव्यूह।
2 गुणा 2 कोटि का जो आप भी अर्थात जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, यही मान हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हम देखिए इसी ये लिखा हमने A11, ये देखिए A11, यहाँ पर हो गया A12, यहाँ पे लिखेंगे हम A21 और यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे लिखेंगे A22। देखिए अब इसके बाद इसका मान रख देंगे, आप मान रख दीजिए यहाँ पे। A11 का मान जी क्या आया था आपका 1/1, ये देखिए 1 आ गया। उसके बाद A12 का मान आ गया था 1/2, यहाँ पर लिख देंगे हम 1/2, ये देखिए। उसके बाद A21 का मान आपका आया था 2, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 2, और यहाँ पर आया था 1/22 का। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आप इस प्रकार बना के देखेंगे तो 2/2 का होगा। इसी प्रकार 3/3 का कहेंगे तो 3/3 में क्या होगा, 3/3 में भी समझा देता हूँ। देखिए 3/3 में क्या होगा, ये बढ़ जाएंगे, अर्थात हमें क्या लिखना है A11, A12 और ऐसे करके A13 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये इसी क्रम में यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, ऐसी यहाँ पे A24 ऐसे, और यहाँ पे A31, यहाँ पे A32 और यहाँ पे A33। ये देखिए 3/3 का हो गया। अब आप जानते हो इनके मान निकालेंगे, पहला मान आएगा, दूसरा जे का, ये आएगा, ये जे का, पहला मान आए, दूसरा जे, इस प्रकार ये सारे मान निकाल दोगे। इस प्रकार आप 3/3 का भी इसको बना सकते हो। 4/4 बनाने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये था 21, 22, 23, यानी कि ये हो गया 21, 22 का, यहाँ पर 23 का था, तो यहाँ पर 24 और ऐसे करके बढ़ जाएंगे आगे एक एक क्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन आएगा। देखिए अब यहाँ पर 3 गुणा 4 है, देखिए 3 गुणा 4 में भी वही होगा। 3 तो आपके रो है, कॉलम आपके क्या है 4 है, तो 3/4 में भी इसी प्रकार मान निकालेंगे। जो पहला वाला है मैं इसको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, देखिए 3/4 में देखिए सीधा सीधा है। देखिए मैं 1-2 मान निकालूंगा, बाकी आप इसको कर दोगे। तो यानी क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे A11, ये देखिए हमने लिखा A11, A12, यहाँ पे लिखा A12, यहाँ पे लिखेंगे हम A13। ये देखिए 3 तो ये हो गया। अब नीचे को हमारे 4 होंगे, 3 रो। यहाँ पर हो गया हमारा A21, यहाँ पर हो जाएगा A21, यहाँ पर हो जाएगा A22, यहाँ पर हो जाएगा A23, यहाँ पर निकल जाएगा आपका A31, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका A32, ये देखिए A21, 31, 31, 32 और A33। ये देखिए ये हमने 3/3 का लिखा। अब 4 कह रहा हो तो 4 कॉलम में क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, A14, ये देखिए, इस देखिए A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, अगला आ जाएगा A24। ये देखिए कोई सा भी इस तरह से पूछा आप उनका मान निकालें। यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 33 था, A33, यहाँ पर हो जाएगा A34। ये देखिए इस प्रकार, देखिए इस प्रकार क्या करना है, इसमें आपने मान रखना है। देखिए एक मान मैं आपको रख के दिखाता हूँ, इसी प्रकार इन सारे मानों का ज्ञात कर सकते हो। तो पहला मान जैसे मैंने निकालना, देखिए ये सारा मान अगर मैं इनको निकालूंगा तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है आपका, तो इतना लंबा नहीं निकालूंगा मैं, आप समझ गए होंगे कि क्या है, किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है आपने। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए A11 का मान निकालना, जैसे सपोज करो, देखिए तो A11 का मान हम जब यहाँ पर निकालेंगे तो आप जानते हो I का मान ये हो गया 1, J का मान भी 1। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें हम मान रखेंगे तो AI ये हो गया I, ये हो गया आपका J, AIJ बराबर यहाँ पे क्या हो गया 1/2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये आपका हो गया अंदर माइनस का 3I, और यहाँ पर हो गया प्लस का J। ये देखिए मैं इसको ध्यान से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये इम्पोर्टेंट है। 1/2 ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका आपके दोनों जो समांतर लाइनें हैं इस प्रकार हम इनको लिखेंगे। तो माइनस का 3 ये हो गया, और गुणा I का मान देखिए, यहाँ पर I का मान है 1, ये देखिए I का मान आप जानते हो क्या है 1 है, तो 1 हो गया, प्लस J का मान यहाँ पर 1 है, देखिए, और ये इसी तरह से रहेगा। ठीक है, इसको फैक्टरल बोलते हैं हम। तो इस तरह से क्या होगा, देखिए 1/2 ऐसे ही रहेगा हमारा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर फैक्टर ये हो गया 3 गुना 3 और प्लस 1 गुना 1, ये 1 ऐसे ही रहेगा। हम 3 में से 1, देखिए ये माइनस है तो घट जाएगा, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, फैक्टर के अंदर आ जाएगा माइनस का 2। ये देखिए हमेशा याद रखना चाहिए, इसके अंदर जो इस तरह से लिखा होता है माइनस, तब ये इससे जब बाहर आता है
ये दोनों समानांतर रेखा जो इस तरह से खड़ी है, इसके बाहर जब आएगा ये अंक तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अर्थात 1/2 और जो है गुणा क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2। ये देखिए 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 1। ये देखिए, और अगर प्लस का हो इसके अंदर तो वह हमेशा प्लस का ही रहेगा। इस प्रकार आप इसके सारे मान आप निकालोगे कि किस प्रकार हमने 12 निकालना है, 13 निकालना है, 14 निकालना है, एक एक करके इनको सारे मान निकालोगे और फैक्टोरियल से उसको बाहर निकालोगे इस प्रकार। और दूसरा क्वेश्चन इसका बहुत ही आसान है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ को चलता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि एक्स, वाई और जेड के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए सिंपल है, इन दोनों के अवयव देखिए, इसका 2/2 का अवयव है, ये 2/2 का है, तो आप इनकी तुलना कर दोगे। देखिए तो आप क्या करोगे, देखिए अवयव क्योंकि 2/2 है तो समान कोटि के हैं, तो यानी कि वाई का मान डायरेक्ट आ गया। देखिए वाई का मान आ गया 4। देखिए पहले वाले से सीधा, इसको इतना लंबा सॉल्व नहीं करना, तो वाई बराबर हो गया 4। और देखिए जेड का मान देखिए वो 3 के बराबर, इसके बराबर होगा, तो यानी कि यहाँ पर जेड बराबर कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 3। ये देखिए, और एक्स का मान देखिए, यहाँ पे एक्स का मान कितना हो गया जी, एक्स का मान हो गया आपका यहाँ पे 1। ये देखिए ये वाला एक्स जो है, देखिए एक्स की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, और ये 5 जो है इस 5 के बराबर है। देखो यहाँ पर अगला अंक आपको बराबर दिया, यही आपसे पूछा था एक्स वाई जेड निकालो। तो सीधा सीधा क्या करोगे, आप दोनों को लिखोगे और लिख दोगे कि इनके अवयवों की परस्पर तुलना करने पर डायरेक्ट क्या होगा, क्योंकि समान या अवयव की समानता का नियम के आधार को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, देखो इनको भी अवयव की आप तुलना कर दोगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, देखिए इसमें क्या होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। सीधा सीधा पहला जो इसका समीकरण बन जाएगा एक्स प्लस वाई। ये देखिए एक्स प्लस वाई, अगर हम इसको एक्स प्लस वाई के रूप में हम लिखेंगे, देखेंगे तो हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई के रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो लिखा है एक्स प्लस वाई, ये देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9। ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड के रूप में हमने इसको लिखा, तो ये हो गया 9। ठीक है, अब ये पहला आपका ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो उसको, या इस तरह से इसको हम कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ हो गया हमारा एक्स प्लस जेड। ये देखिए एक्स प्लस जेड बराबर हो गया यहाँ पर 5। ये देखिए एक्स प्लस जेड, यानी कि और तीसरा हो गया हमारा वाई प्लस, ये देखिए जेड, वाई प्लस जेड हो गया, वो हो गया हमारा 7। ये देखिए यानी कि ये समीकरण 1, ये होगी समीकरण नंबर 2, ये वाली होगी आपकी समीकरण नंबर 3। ये देखिए अब आप क्या करोगे, इन तीनों से जो है आप क्या करोगे, मान निकालोगे किसी एक में रख के। जैसे अगर आप सपोज करो ये तो तीनों का है, यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे पहले दूसरे समीकरण नंबर 2 से ले लो, क्योंकि देखिए यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है। अगर मैं दूसरी समीकरण से जेड का मान निकाल देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, तो आसानी से हल हो जाएगा। और या तीसरे वाले समीकरण से आप क्या करोगे, जेड की वैल्यू निकाल दो, ये जेड की वैल्यू को निकाल करके आप इसमें रख दो पहले वाले में, तो उससे ज़्यादा आसान है कि आप क्या करोगे, समीकरण 1 से निकालो वैल्यू, या 2 से वैल्यू निकालो। तो 2 से जब हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, तो 2 से हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए तो यहाँ पर जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ये देखिए जेड का मान आ गया 5 माइनस एक्स, और जेड का मान 5 माइनस एक्स जो है आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। आप तो इस तरह से जो इसको सॉल्व कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, और समीकरणों को हल करना आपको आता है, वो इस प्रकार एक दूसरे में रख करके इनको आप सॉल्व कर सकते हो। इनको आप करने की कोशिश करना, अगर आपसे नहीं होंगे तो आप मेरे को जो है कमेंट करना, तो मैं इसको आपको अगले क्वेश्चन में इसको बता दूंगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखिए यहाँ भी उसी प्रकार का है, तो यहाँ पे सीधा सीधा है, देखिए एक्स का जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। ये देखिए, और यहाँ पर 3x प्लस वाई का मान हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये 2x प्लस वाई का मान हो जाएगा 4, और इसका मान हो जाएगा 7। ये देखिए, तो इस प्रकार x प्लस वाई प्लस जेड का मान देखिए, तो इसके लिए देखो सीधा सीधा आ गया, x बराबर यहाँ पर आ गया आपका 3, और दूसरा यहाँ पर बन गया हमारा 3x और माइनस वाई, ये इसका मान कितना आ गया 2। ये देखिए, और यहाँ से जो x का मान इसमें रख देंगे तो ये y का मान आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ, तो ये x का मान है 3, तो 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा, और 9। ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे ऐसे पूरा स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा तो डायरेक्ट हम इसको देखिए इस तरह से समझा देते हैं।
देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, ये देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 3, ये देखिए 3 गुणा 3, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दी माइनस वाई और बराबर हो गया जो आपका 2, 3 इतना होता है 9 माइनस वाई बराबर हो गया 2। ये देखिए माइनस वाई बराबर कितना हो गया, ये 2 और ये 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9। तो देखिए 9 में से 2 गया तो माइनस का 7 आ गया, माइनस वाई बराबर हो गया माइनस का 7। तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आपका कितना आ गया जी, इसमें 7 आ गया। देखिए तो y की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई, यही उसने पूछा था। आप देखिए उसके बाद तीसरे की तुलना करते हैं। तो तीसरा यहाँ पे क्या है, देखिए तीसरा है 2x प्लस जेड की किसके साथ हो जाएगी, 4 के साथ। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का यहाँ पे है z और बराबर क्या हो जाएगा 4। ये देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है देखिए x की वैल्यू इसमें रख देंगे। देखिए तो यहाँ रखा हमने 2 गुणा x का मान है 3 और प्लस हो जाएगा ये z और बराबर हो जाएगा 4। ये देखिए 3 दूनी 6, 6 प्लस ये हो गया आपका z और बराबर क्या हो गया यहाँ पर 4। तो यहाँ पर z बराबर हो जाएगा आपका 4 माइनस 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो z बराबर कितना हो गया जी, माइनस का 2। ये देखिए z भी निकल गया, x y z निकल गया। अब तीसरा देखेंगे यहाँ पर, यह है 3y z की, हम किससे करेंगे 7 से। देखिए यहाँ पर देख लो इसको, तो हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ करा हमने 3y माइनस w और बराबर क्या हो गया जी, हो गया 7। अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू रख देंगे आप, तो y की वैल्यू रख दो 3 गुणा y का मान देखिए यहाँ पर है 7, ये तो 7 रख दो माइनस w और बराबर क्या हो जाएगा 7। ये देखिए तो ये हो जाएगा 7 या 21 माइनस w बराबर हो जाएगा आपका 7। तो ये माइनस w, देखिए माइनस w बराबर क्या हो जाएगा 7 और 21 उधर जाएगा। देखिए 7 और माइनस का 21, ये देखिए तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी, माइनस का w बराबर। देखिए और आप जानते हैं तो 21 में से 7 गया तो कितना आ गया यहाँ पर, 7 4 11 था माइनस का 14। देखिए w से ये w यानी कि माइनस से माइनस कर दिया तो w बराबर आ गया आपका 14। ये देखिए ठीक है, यानी कि सारे मान निकल के आ गए। तो इस प्रकार जब समीकरण को हल हो गया, देखिए तो x बराबर आपके पहले आ गया था 3, y बराबर आ गया आपका 7, z बराबर आ गया माइनस का 2 और w बराबर आ गया आपका 14। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर 3 गुणा 3 कोटि के अवयव में कुल संख्या कितनी होगी, और जिसमें प्रविष्टियां जो हैं वो यानी कि जो अवयव है वो 0 और 1 है, या तो 0 है या 1 है। तो आप जानते हो इस प्रकार जो है 3 गुणा 3 कोटि का जो अवयव बहुविकल्पी है वो 512 इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये किस तरह से होगा इसको आप घर पर सॉल्व कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। तो देखिए आज आपकी क्लास में ये जो इम्पोर्टेंट आपको सारी चीज़ें जो मैट्रिक्स के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी, इनको आप अच्छे से इनको नोट करें और अपने जो है इनको नोट करते हुए चलें, और दूसरा जो है क्या है इनका अभ्यास करें ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं दोस्तों, तो इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और हम आपको जो है कल इसके बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।